स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चौहान वंश और चौहान वंश में आज महत्वपूर्ण शासक करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को ही इतिहास में विशलदेव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो है 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी। विग्रहराज का जो शासनकाल है वो चौहानों के इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में कला, संस्कृति और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से वृद्धि हुई, इसलिए इनका काल है चौहान काल का स्वर्णकाल कहलाता है। तो अभी हमने एक प्रश्न किया कि शासक का काल चौहान काल का स्वर्णकाल कहलाता है, तो किस शासक का काल हो गया? विग्रहराज चतुर्थ। दूसरा प्रश्न ये हुआ विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ये विशलदेव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ एक शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था। इनके समय गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह का आक्रमण हुआ और जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित कर दिया। मतलब बढ़ते हुए मुस्लिम आक्रमण को विग्रहराज चतुर्थ ने भी रोका और गजनी के किस शासक का आक्रमण हुआ था? अमीर खुसरो शाह का। आगे देखो, अपनी साम्राज्यवादी नीति के विस्तार में दिल्ली के तोमर शासक तवर को हराया तथा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा, हासी पहले पंजाब में था, वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। हासी पर भी विजय प्राप्त कर अधिकार किया। एक ये प्रश्न खूब इम्पोर्टेंट है, अभी 2-3 एग्जाम में पूछ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शिवालिक स्तंभ लेख किस शासक का है? शिवालिक स्तंभ लेख किस शासक का है? तो 1163 ईस्वी में दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। किस शासक ने निर्माण करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख किस शासक का है? विग्रहराज चतुर्थ का। चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित कर पाली, नागौर, जालोर छीने। हम देख रहे हैं चालुक्यों और चौहानों का प्रारंभ से ही संघर्ष चल रहा है, विग्रहराज द्वितीय से ही चल रहा है। तो कुमारपाल को पराजित कर पाली, नागौर, जालोर छीने। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक लिखा था। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक लिखा था और ये हरिकेली नाटक के कुछ अंश अजमेर में ढाई दिन के झोपड़े नामक मस्जिद पर लिखे हुए हैं और दूसरे कुछ अंश राजा राम मोहन राय का स्मारक जो ब्रिस्टल लंदन में है पर लिखे गए हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी और अपना राजदूत बनाकर इंग्लैंड के सम्राट हेनरी चतुर्थ के दरबार में भेजा था। चलिए, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला भी इंपॉर्टेंट है, इनके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा जो संस्कृत भाषा का था। मतलब 2 नाटक हो गए, हरिकेली तो लिखा स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने और इनके दरबारी विद्वान कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। एक ये आपकी एग्जाम में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कवि जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में कवि बांधव की उपाधि प्रदान की। किस शासक ने कवि बांधव की उपाधि किस शासक को मिली? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव को। क्यों मिली? विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इन्हें कवि बांधव कहा गया।
चलो आगे देखते हैं। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। इन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के नाम से जानी गई। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दिया। क्या होता है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी का जो एक सेनापति था वैसे दास था, और बाद में भारत में सल्तनत काल का संस्थापक भी बनता है। गोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर इसे ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दिया गया। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दिया गया। अच्छा, अब ये ढाई दिन का झोपड़ा क्यों कहलाता है, इसके लिए दो मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये ढाई दिन में बना था, इसलिए इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछ इतिहासकार हैं ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद में मुस्लिम फकीर पंजाब शाह का ढाई दिन का उर्स लगता था, इसलिए इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। अजमेर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, एक ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा था, नरपति नाल ने विशलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। विशलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी, नरपति नाल ने। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट है, टोंक जिले में बिशलपुर नामक कस्बा बसाया व बिशल सागर नामक बांध का निर्माण करवाया। तो इस तरह से ये हो गए हमारे विग्रहराज चतुर्थ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि चौहानों में प्रश्न पूछा जाता है तो चौहानों में अक्सर प्रश्न आता है, एक तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड का सिद्धांत ये था चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो में, और विदेशी सिद्धांत में सक्सीथियन ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। अच्छा, एक ओजा शिवी वैद्य और ओजा क्षत्रियों की संतान बताया था। एक प्रश्न तो बनता है यहाँ से। दूसरा प्रश्न बनता है इसके स्थापना से संबंधित। संस्थापक वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के लगभग, और इसी ने वासुदेव चौहान ने सांबर कस्बा बसाया और अपनी राजधानी सांबर बनाई, सांबर झील का निर्माण करवाया। लेकिन इनसे प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। इनके बाद में एक बिजोलिया अभिलेख भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी पूछ लेते हैं इसका रचयिता कौन है, बिजोलिया अभिलेख का किन की जानकारी देते हैं, कौन से 4 शहरों का नाम लिखा हुआ है। फिर आगे प्रश्न आता है अजयराज में, अर्णोराज में, विग्रहराज चतुर्थ में और पृथ्वीराज चौहान में, इनमें प्रश्न आते हैं। तो इनको इम्पोर्टेंट है, इन पर विशेष ध्यान देंगे। विग्रहराज चतुर्थ के एग्जाम में और जो बनने वाले प्रश्न हैं वो एक बार पुनः देख लो। विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, विशलदेव के नाम से। किसका शासनकाल चौहानों का श्रवणकाल कहलाता है, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। अच्छा, गजनी के किस शासक को हराया, अमीर खुसरो शाह। दिल्ली को पहली बार जीतने वाला कौन था, विग्रहराज चतुर्थ, और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र अपने साम्राज्य में ला लिया, राशि पर विजय कर लिया। एक ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था, राजस्थान में स्कूल लेक्चर में पूछा गया था। मतलब यही पूछा था कि ये दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख किस शासक का, विग्रहराज चतुर्थ का। और विग्रहराज चतुर्थ को क्या बताया, विष्णु का अवतार। चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित कर पाली, नागौर, जालोर छिन्ने। एक ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में कौन सा नाटक लिखा, हरिकेली, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े पर है और कुछ राजा राम मोहन राय के स्मारक पर हैं। इनके दरबारी सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। अच्छा, एक इनकी उपाधि थी कवि बांधव। ये किसने दी, जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
1192 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दिया। कुछ विद्वान कह रहे हैं ये 2.5 दिन में बना था इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, और कुछ कह रहे हैं मुस्लिम फकीर पंजाब शाह का इसमें 2.5 दिन का उर्स लगता है। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नरपति नाल ने विशलदेव रासो की रचना, और टोंक जिले में टोडाराय तहसील में बिशलपुर नामक कस्बा बसाया और बिशल सागर नामक बांध का निर्माण करवाया। अब देखो इसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज चतुर्थ के बड़े भाई जगदेव के पुत्र थे। चलो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम का एक ही प्रश्न याद करेंगे, ये पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। 1169 से 1177। इनके पिता का नाम था अर्णोराज और कांचन देवी इनकी माता थी जो गुजरात की राजकुमारी थी। अच्छा, विग्रहराज चतुर्थ के भाई थे ये सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ के भाई थे, और शासक बनने से पूर्व ये गुजरात के जयसोम तथा कुमारपाल के दरबारी थे। देखो सोमेश्वर प्रथम है, इनकी माता गुजरात की राजकुमारी थी, तो इनका समय वहाँ गुजरात में ज़्यादा बीतता है, और ये शासक बनने से पूर्व गुजरात के जयसोम व कुमारपाल के दरबारी थे। इनका जो बचपन है वो इनके ननिहाल में ही बीतता था सोमेश्वर प्रथम का। चलो अब देखो एक प्रश्न आता है आगे, हम पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय करते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का जन्म अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था, खूब इंपॉर्टेंट है। अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। क्यों? ये सोमेश्वर प्रथम के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान, और सोमेश्वर प्रथम का गुजरात से विशेष लगाव था। गुजरात में कर्पूरी देवी के गर्भ से पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था, तो इसीलिए अनहिल पाटन में हुआ था। इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेंगे। अगली जो क्लास में पृथ्वीराज तृतीय इम्पोर्टेंट है और चौहानों का पतन का कारण, ये करेंगे अगली क्लास में। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान पर सबसे अधिक साहित्य लिखा गया है, और पृथ्वीराज चौहान सबसे ज्यादा चौहान शासकों में चर्चित रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। अनहिल पाटन गुजरात में हुआ, और खूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी माता का नाम। तो पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कि कर्पूरी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? कर्पूरी देवी। पिता कौन थे? सोमेश्वर फर्स्ट। अच्छा, अब देखो पृथ्वीराज चौहान है वो 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठे। मतलब एक ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? 11 वर्ष की आयु में।
और इनकी जो संरक्षिका छोटी आयु होने से इनकी संरक्षिका इनकी माता कर्पूरी देवी को बनाया गया। कर्पूरी देवी को बनाया। चलिए, इनकी संरक्षिका कौन हो गई? कर्पूरी देवी। और एक इनका एक बहुत इनके आगे बढ़ने में योगदान था इनके प्रधानमंत्री कौन था? कैमाश या कदम दास। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? कैमाश या कदम दास। अच्छा, अब देखें, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। राय पिथौरा का क्या अर्थ है? युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाने वाला। एक अगला भी खूब इंपॉर्टेंट है। एक इनकी उपाधि थी, उपाधि कौन सी थी? दल पंगुल, जिसका अर्थ क्या था? विश्व विजेता। दल पंगुल या विश्व विजेता, ये इनकी उपाधि थी। इतिहास में जाना गया इन्हें राय पिथौरा के नाम से। आगे देखो, गद्दी पर बैठते ही इनके सामने जो समस्याएं आई, सबसे पहले जो समस्या आई वो थी इनके चचेरा भाई नागार्जुन का विद्रोह। सबसे पहली जो इनके सामने समस्या आई वो थी इनके चचेरा भाई नागार्जुन का विद्रोह। तो सबसे पहले इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कैमाश की सहायता से 1177 ईस्वी में अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाया। इनकी ये पहली सफलता थी पृथ्वीराज चौहान की। इसके बाद में बंडानकों का विद्रोह हुआ। बंडानकों का विद्रोह हुआ, जिसे अपने प्रधानमंत्री कैमाश की सहायता से दबाया। ये प्रारंभिक दो सफलताएं थी। ये बंडानक कौन थे? बंडानक थे भरतपुर व मथुरा क्षेत्र में रहने वाले, भरतपुर व मथुरा क्षेत्र में रहने वाले। इन्होंने इसी क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था, भरतपुर व मथुरा क्षेत्र में। ये इनकी प्रारंभिक सफलताएं थी। अगला खूब इम्पोर्टेंट है चंदेल शासक या महोबा। चंदेलों की राजधानी थी महोबा पर विजय। ये थी 1182 ईस्वी की। 1182 एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय चंदेल शासक था परमार्दी देव। चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव। इनके साथ युद्ध होता है 1182 में, और ये युद्ध महोबा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। महोबा का युद्ध कब का है? 1182 का। अच्छा,
इस युद्ध में, इस युद्ध की एक विशेषता तो यह रात्रि के समय भी हुआ था। यह युद्ध रात्रि के समय भी हुआ था। आगे इस युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे, एक तो आल्ला व दूसरा था उदल। आल्ला व उदल, ये इनके दो सेनापति थे, आल्ला उदल। ये परमार्दी देव से नाराज होकर के किसी बात को लेके अल्लाह और उदल ने चंदेल छोड़ दिया था। और जैसे इनको मालूम पड़ा पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया है, तो परमार्दी देव ने एक समाचार भिजवाया था इनके पास कि तुम्हारी मातृभूमि संकट में है। इसी बात को लेकर के ये दोनों अल्लाह उदल आते हैं और परमार्दी देव से कहते हैं आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने साहस के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त। पर इन्होंने युद्ध में साहस दिखाया, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अल्लाह उदल कौन थे? ये चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में लड़ते हुए मरते हुए। और इस तरह से चंदेल पर विजय हो जाती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। चलो, खूब इंपॉर्टेंट थी। अब पृथ्वीराज चौहान की दूसरी जो विजय लेते हैं हम, वो लेते हैं चालुक्यों, ये चालुक्यों के साथ हो गया। दूसरी चालुक्यों के साथ लेते हैं, ये चंदेलों के साथ था। अब हम लेते हैं चालुक्यों के साथ। चालुक्यों के साथ युद्ध। अब देखो, ये 1182 का है और ये है 1184 ईस्वी का। चालुक्य के साथ, चालुक्य के शासक था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय खूब इंपॉर्टेंट है, अभी पटवारी के एग्जाम में पूछा था। भीमदेव द्वितीय के साथ 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ था। अच्छा, इस युद्ध के बाद में आपस में संधि हो गई थी। संधि हो गई थी। देखो, इंपॉर्टेंट है। चालुक्य किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? भीमदेव द्वितीय के साथ। कब का है? 1184 का। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। अब अगला लेते हैं जयचंद। जयचंद कहाँ का शासक था? गढ़वाल का। जयचंद या गढ़वाल शासक। जयचंद के साथ संघर्ष। जयचंद के साथ संघर्ष। सुनो, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपसी संघर्ष या प्रतिद्वंदिता किस बात को लेकर के थी? सुने, एक तो दोनों महत्वाकांक्षी थे। एक दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाह रहे थे। दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। ये तो थे कारण। और एक तात्कालिक कारण हो गया संयोगिता को लेकर। संयोगिता को लेकर संघर्ष। संयोगिता को लेकर। संयोगिता कौन थी? संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी करना चाहती थी। पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता के साथ शादी करना चाहते थे। अब देखो, परंतु जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपसी मनमुटाव था। तो यहाँ जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए कन्नौज में, इनकी राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज में एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। देखो, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? जैसे संयोगिता यहाँ इन सब राजकुमारों को छोड़ के पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में माला डालती है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके अजमेर में संयोगिता से शादी करते हैं।
तो एक अच्छा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं पिता से शादी कहाँ की? अजमेर में शादी की, अजमेर में। तो ये भी आपसी विरोध का कारण बन गया। इतिहास में जब तराइन युद्ध होता है तो ये जयचंद गौरी का साथ देते हैं, इसलिए जयचंद को देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। अब अगली क्लास में हम लेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध।